जिस बेटे के लिए अपनी पूरी जवानी खपा दी, उसी ने बीच राह में छोड़ दिया। फिर उस पिता ने जो किया वह देखकर आपकी रूह काँप जाएगी। औलाद चाहे कितनी भी प्यारी क्यों ना हो, चाहे वह आपकी छाती का टुकड़ा हो, पर याद रखना, जिस दिन आप अपनी रीढ़ की हड्डी उनके सामने झुका देते हैं, उस दिन से वो आपको बोझ समझना शुरू कर देते हैं। एक पिता का होना घर की नींव जैसा होता है, जो भलाई दिखाई भले न दे, पर जिस दिन वह हिल जाए पूरा मकान भर-भरा कर गिर पड़ता है। क्या आपने कभी उस पिता की आँखों में झाँक कर देखा है, जो अपनी फटी बनियान पहनकर बेटे को ब्रांडेड कपड़े दिलाता है, और वही बेटा जब बड़ा होकर कहता है, आपने मेरे लिए किया ही क्या है, तो उस पिता के दिल पर क्या गुजरती है, यह शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। आज की यह कहानी कोई काल्पनिक किस्सा नहीं है, यह हकीकत है हमारे समाज की, उस कड़वे सच की जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। यह कहानी है 68 वर्षीय दामोदर प्रसाद जी की, जिन्होंने जीवन भर एक सरकारी स्कूल में मास्टरी की, बच्चों को ईमानदारी का पाठ पढ़ाया, लेकिन अपने ही घर में वे हार गए। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे खून के रिश्ते पानी हो जाते हैं, और कैसे सड़क पर मिला कोई अजनबी खून से भी गहरा रिश्ता निभा जाता है। पर कहानी शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक विनम्र निवेदन है। गरुड़ पुराण और हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि सत्संग और ज्ञान की बातें कभी अधूरी नहीं छोड़नी चाहिए। अधूरी जानकारी अज्ञान से भी ज्यादा खतरनाक होती है। इस कहानी का अंत आपको जीवन की एक नई दिशा देगा, और अगर आप अपने माता पिता से सच्चा प्रेम करते हैं तो अभी इसी वक्त वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, माता पिता ही मेरे भगवान हैं। तो चलिए अब प्रवेश करते हैं इस भावुक यात्रा में। कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 4 खचाखच भरा हुआ था। ट्रेनों की आवाजाही, कुलियों का शोर और यात्रियों की भागदौड़ के बीच बेंच के एक कोने पर दामोदर प्रसाद जी अपने छोटे से बैग को सीने से लगाए बैठे थे। उनकी बूढ़ी आंखें बार बार उस सीढ़ियों की तरफ देख रही थी जिधर उनका बेटा रमन पानी की बोतल लाने गया था। घड़ी की सुइयां टिक टिक करके आगे बढ़ रही थी। 15 मिनट, आधा घंटा, फिर 1 घंटा बीत गया। जिस ट्रेन से उन्हें और रमन को हरिद्वार जाना था वह आकर चली भी गई। दामोदर जी का दिल घबराने लगा, कहीं रमन किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गया, कहीं भीड़ में खो तो नहीं गया। उन्होंने अपनी पुरानी कीपैड वाले मोबाइल से रमन को फोन मिलाया। जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वह अभी नेटवर्क कवरेज क्षेत्र से बाहर है। उधर से बस यही कंप्यूटर की आवाज आई। दामोदर जी का गला सूखने लगा। प्यास तो उन्हें भी लगी थी, लेकिन बेटे की चिंता ने भूख प्यास सब मिटा दी थी। शाम से रात हो गई, स्टेशन पर भीड़ कम होने लगी। पुलिस वाले डंडा फटकारते हुए गश्त लगाने लगे। तभी एक सफाई कर्मचारी जो वहीं पास में झाड़ू लगा रहा था दामोदर जी के पास आया। बाबा, कब से देख रहा हूँ यहीं बैठे हो, कोई आने वाला है क्या? दामोदर जी ने कांपती आवाज में कहा, हाँ भैया, मेरा बेटा रमन पानी लेने गया था, 3 घंटे हो गए, अभी तक आया नहीं। फोन भी नहीं लग रहा, मुझे डर लग रहा है कहीं उसके साथ कुछ बुरा तो नहीं हो गया। सफाई कर्मचारी ने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा, फिर एक अजीब सी सहानुभूति और करवाहट के साथ बोला, बाबा बुरा मत मानना, पर यह पानी लेने जाने वाला बहाना अब बहुत पुराना हो गया है। पिछले महीने भी एक बेटा अपनी माँ को यहीं छोड़कर चला गया था, चाय लाने के बहाने। वह आज तक नहीं लौटा। दामोदर जी को लगा जैसे किसी ने उनके कान में पिघला हुआ शीशा डाल दिया हो। नहीं नहीं, मेरा रमन ऐसा नहीं है, वह तो श्रवण कुमार जैसा है, मेरी बहुत सेवा करता है, जरूर कोई मजबूरी होगी। वे खुद को तसल्ली दे रहे थे, लेकिन उनका अंतर्मन सच जान चुका था। याद आ रहा था कि उन्हें पिछले हफ्ते का वह मंजर, जब रमन और उनकी बहू कविता आपस में झगड़ रहे थे। कविता चिल्ला रही थी, इस छोटे से फ्लैट में या तो ये बुढ़ा रहेगा या मैं। इनकी खांसने की आवाज से मेरे बच्चों की नींद खराब होती है। और रमन चुपचाप सिर झुकाए खड़ा था। आज वह हरिद्वार तीर्थ यात्रा का प्लान, वह अचानक उमड़ा हुआ प्यार, सब एक साजिश थी। रात गहरा गई। दामोदर जी वहीं बेंच पर सिकुड़ कर लेट गए। जेब टटोली तो देखा बटुआ गायब था। शायद रमन ने टिकट रखते वक्त उसे भी अपनी जेब में रख लिया था। अब उनके पास न पैसे थे, न घर जाने का रास्ता, और न ही घर वापस जाने का आत्मसम्मान। जिस घर को उन्होंने अपनी पीएफ के पैसों से बनाया था, आज उसी घर के दरवाजे उनके लिए बंद हो चुके थे। रात के करीब 2 बजे, ठंड बढ़ गई थी। दामोदर जी भूख और अपमान से तड़प रहे थे। तभी उन्हें अपनी कोहनी पर किसी का स्पर्श महसूस हुआ। आंख खोली तो देखा एक 10-12 साल का लड़का, जिसके कपड़े मैले कुचेले थे और बाल बिखरे हुए थे, हाथ में एक कुल्हड़ चाय और 2 बिस्किट लिए खड़ा था। बाबा, यह पी लो, ठंड कम हो जाएगी, उस लड़के ने कहा। दामोदर जी ने उसकी तरफ देखा और बोले, बेटा मेरे पास पैसे नहीं हैं। लड़का मुस्कुराया। उसके दांतों के बीच गैप था मेरे जैसे, पर मुस्कान में गजब की चमक थी। अरे बाबा, मैं बनिया नहीं हूँ, मैं गोलू हूँ, यहाँ पट्टियों से बोतलें बिनता हूँ। आज कमाई अच्छी हुई तो सोचा आपको चाय पिला दूँ, आप तो मेरे दादाजी जैसे लगते हो। दामोदर जी की आंखों से आंसू छलक पड़े। सगा बेटा प्यासा छोड़ गया और कचरा बिनने वाला यह अनाथ बच्चा अमृत पिला रहा था। उन्होंने कांपते हाथों से चाय ली। चाय की गर्माहट ने शरीर में थोड़ी जान डाल दी। तेरा नाम क्या है बेटा? सब गोलू मोलू कहते हैं, असली नाम तो पता नहीं, माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे, तब से यही स्टेशन मेरा घर है। दामोदर जी ने गहरा सांस लिया। मेरा नाम दामोदर है, मैं एक शिक्षक था। मतलब मास्टर जी। गोलू की आंखें फैल गई। मास्टर जी, मतलब आप पढ़ना लिखना जानते हो? क्या आप मुझे मेरा नाम लिखना सिखा सकते हो? उस पल दामोदर जी को लगा कि ईश्वर ने शायद उन्हें किसी बड़े मकसद के लिए यहाँ छोड़ा है। उन्होंने गोलू के सिर पर हाथ फेरा। हाँ बेटा, मैं तुझे सब सिखाऊंगा, लेकिन पहले मुझे कोई काम ढूंढना होगा। अगले कुछ दिन संघर्ष के थे। दामोदर जी ने अपनी पुरानी इज्जत और संकोच को खूंटी पर टांग दिया। उन्होंने स्टेशन के बाहर एक छोटे से ढाबे पर हिसाब किताब रखने का काम मांग लिया। बदले में 2 वक्त का खाना और सोने के लिए ढाबे के पीछे की जगह मिल गई। शाम को जब काम खत्म हुआ तो गोलू और उसके
वजह से 4-5 और बच्चे जो भीख मांगते या कचरा बीनते थे दामोदर जी के पास आ बैठते। स्टेशन के पीछे एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे प्लेटफॉर्म वाली पाठशाला शुरू हो गई। दामोदर जी के पास स्लेट या चौक नहीं था तो वे जमीन पर लकड़ी से अक्षर उकेर कर पढ़ाते। धीरे धीरे उनकी ख्याति बढ़ने लगी। कूली, रिक्शा वाले और छोटे दुकानदार अपने चिट्ठी पत्री और सरकारी कागज पढ़वाने उनके पास आने लगे। लोग उन्हें सम्मान से गुरुजी कहने लगे। गोलू जो अब गणेश बन गया था, दामोदर जी ने उसका नाम बदल दिया था। वो सबसे होनहार छात्र था। उसमें सीखने की ऐसी ललक थी कि वह रात रात भर स्ट्रीट लाइट की रोशनी में पढ़ता रहता। मित्रों, जीवन का पहिया घूमता है। हम सोचते हैं कि अंत आ गया, लेकिन असल में वह एक नई शुरुआत होती है। दामोदर जी ने उस विश्वासघात को अपना ताकत बना लिया था। अगर आपको भी लगता है कि इस पिता का संघर्ष वंदनीय है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे की कहानी और भी रोमांचक होने वाली है। 3 साल बीत गए। दामोदर जी की मेहनत रंग लाई। उनकी छोटी सी पाठशाला अब एक एनजीओ की मदद से पक्की छत के नीचे आ गई थी। गणेश ने 10वीं की परीक्षा ओपन स्कूल से पास कर ली थी और अब वह उसी स्टेशन पर रेलवे की कैंटीन में सुपरवाइजर का काम सीखने लगा था। दामोदर जी अब लाचार नहीं थे, वे स्वावलंबी थे। उनकी एक आवाज़ एक स्टेशन के 100 लोग खड़े हो जाते थे। लेकिन नियति को अभी एक और परीक्षा लेनी बाकी थी। एक दिन दोपहर के वक्त एक लंबी काली कार उनकी पाठशाला के बाहर आकर रुकी। कार से एक सूट वूट पहना आदमी उतरा। चेहरे पर चिंता की लकीरें और आंखों में एक अजीब सी घबराहट। यह रमन था। दामोदर जी बच्चों को गणित पढ़ा रहे थे। रमन की आहट पाकर वे रुके नहीं, बस अपनी छड़ी को कसकर पकड़ लिया। रमन धीरे धीरे उनके पास आया और उनके पैरों में गिर पड़ा। पिताजी मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं भटक गया था। कविता को भी बहुत पछतावा है। हम आपको लेने आए हैं, चलिए घर चलिए। पूरी क्लास सन्नाटे में आ गई। गणेश जो अब एक जवान लड़का हो गया था, गुस्से में मुठ्ठियां भींचे खड़ा था। दामोदर जी ने शांति से अपनी चश्मा ठीक किया और रमन की ओर देखा। उनकी आंखों में ना गुस्सा था ना प्यार, बस एक शून्य था। उठो रमन, तमाशा मत करो, बच्चे पढ़ रहे हैं। रमन खड़ा हुआ, उसने धूल झाड़ी और अपनी असली बात पर आया। पिताजी, असल में वह पुराना वाला मकान वह बिल्डर मांग रहा है। बहुत अच्छे दाम मिल रहे हैं, करोड़ों में, लेकिन चूंकि वह आपके नाम पर है तो आपके हस्ताक्षर के बिना बिक नहीं सकता। बस एक बार चलकर साइन कर दीजिए, फिर हम उन पैसों से एक बड़ी कोठी लेंगे जहां आप राजा की तरह रहेंगे। दामोदर जी के होठों पर एक फीकी मुस्कान आ गई। तो यह था पछतावे का असली कारण। बेटा बाप को लेने नहीं, बाप के अंगूठे की छाप लेने आया था। गणेश आगे बढ़ा और चिल्लाया, ओ साहब, खबरदार, जो गुरुजी को छूने की कोशिश भी की, जमीनी भूख और प्यास से तड़पने के लिए छोड़ गए थे, तब याद नहीं आया कि ये तुम्हारे पिता हैं। अब दौलत दिख रही है तो पिता याद आ गए, निकल जाओ यहां से। रमन ने गणेश को हिकारत से देखा। तू कौन है बे? 2 कौड़ी के नौकर? मेरे और मेरे बाप के बीच में मत बोल। यह मेरा बेटा है। दामोदर जी ने कड़कदार आवाज गूंजी। उन्होंने गणेश के कंधे पर हाथ रखा। रमन, खून का रिश्ता सिर्फ शरीर बनाता है, पर आत्मा का रिश्ता प्रेम और सेवा बनाती है। जिस दिन तुमने मुझे उस बेंच पर छोड़ा था, उस दिन दामोदर प्रसाद मर गया था। आज जो तुम्हारे सामने खड़ा है वह इस अनाथ बच्चों का गुरु जी है। रमन गिड़गिड़ाने लगा। पिताजी, आप ऐसा मत करिए, कहिए वह प्रॉपर्टी पुश्तैनी है, मेरा भी हक है उस पर। अगर आप साइन नहीं करेंगे तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मैंने बाजार से बहुत कर्जा ले रखा है। दामोदर जी ने एक पल सोचा, फिर बोले, ठीक है, मैं हस्ताक्षर करूंगा। गणेश और वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। गुरुजी, आप यह क्या कर रहे हैं? दामोदर जी ने रमन से कागज मांगे, अपनी जेब से पेन निकाला और कांपते हाथों से साइन कर दिए। रमन का चेहरा खिल उठा। वह कागज झपटने ही वाला था कि दामोदर जी ने हाथ पीछे खींच लिया। रुको, हस्ताक्षर कर दिए, लेकिन एक शर्त है। यह मकान बिकेगा, लेकिन इसका एक भी पैसा तुझे नहीं मिलेगा और नहीं मुझे। मतलब? रमन के पसीने छूटने लगे। दामोदर जी ने वकील को बुलाया जो रमन के साथ ही आया था। वकील साहब, एक और कागज तैयार कीजिए। इस संपत्ति के बिकने से जो भी पैसा आएगा उसका 100% हिस्सा इस जीवन ज्योति अनाथालय और इन बच्चों की शिक्षा के लिए दान किया जाएगा। अगर रमन को यह मंजूर है तो ठीक है, वरना मैं ये वसीयत अभी फाड़ देता हूँ। रमन के पैरों तले जमीन खिसके हुए चिल्लाया, आप पागल हो गए? अपनी औलाद का पेट काट कर इन भिखारियों को पैसा देंगे? दामोदर जी ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, औलाद? कौन औलाद? मेरी औलाद तो उसी दिन मर गई थी जिस दिन उसने अपने जिंदा बाप का श्राद्ध किया था। और रही बात भिखारियों की, तो रमन, आज असली भिखारी तू है जो मेरे सामने हाथ फैलाए खड़ा है। ये बच्चे तो राजा हैं जो अपनी मेहनत की रोटी खाते हैं। रमन के पास कोई रास्ता नहीं था। कर्जदारों का दबाव इतना था कि उसे मकान बेचना ही था, चाहे पैसे मिले या ना मिले। कम से कम कर्जा तो उतरता, क्योंकि मकान बेचने की डील में कुछ हिस्सा कैश में उसे मिलने वाला था, जो उसने पिता से छुपाया था, लेकिन पिता की शर्त ने उसे फंसा दिया। खैर, कानूनी पेचीदगियों के बाद दामोदर जी ने वह मकान बेचकर सारा पैसा ट्रस्ट के नाम कर दिया। रमन खाली हाथ सिर झुकाए वहां से चला गया। उसे ना मकान मिला, ना पिता और ना ही सम्मान। उस शाम दामोदर जी ने गणेश और बाकी बच्चों के साथ मिलकर दावत की और आज वे बहुत हल्का महसूस कर रहे थे। उन्होंने गणेश से कहा, बेटा, आज मैंने अपना अंतिम कर्ज भी चुका दिया, अब मैं पूरी तरह आजाद हूं। गणेश ने उनके चरण स्पर्श किए और बोला, बाबा, आप अकेले नहीं, जब तक मेरी सांस है मैं आपकी लाठी बनूंगा। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि सम्मान भीख में नहीं मिलता,
उसे कमाना पड़ता है। दामोदर जी ने रोने धोने की बजाय संघर्ष का रास्ता चुना और साबित कर दिया कि एक पिता अगर पहाड़ जैसा हौसला रख सकता है तो वह समुद्र जैसा कठोर न्याय भी कर सकता है। दोस्तों, कहानी के अंत में मैं आपको वो 3 बातें बताने जा रहा हूं जो आपको अपने बच्चों को कभी नहीं बतानी चाहिए, चाहे आप उनसे कितना भी प्यार क्यों ना करते हो। यह ज्ञान चाणक्य नीति और जीवन के गहरे अनुभवों का निचोड़ है। पहली बात, अपनी पूरी संपत्ति का ब्यौरा जीते जी अपनी औलाद को ना दे। बुजुर्गों ने कहा है, हाथ का दिया हुआ और पेट का खाया हुआ ही अपना है। अगर आप सब कुछ पहले ही उनके नाम कर देंगे तो उनकी नज़रों में आपकी अहमियत सिर्फ एक पुराने फर्नीचर की रह जाएगी। अपनी आर्थिक स्वतंत्रता, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अपनी अंतिम सांस तक अपने पास रखें। दूसरी बात, अपनी कमजोरियों या बीमारी का रोना बार बार बच्चों के सामने न रोए। कड़वा सच है कि आज के दौर में बीमार माँ बाप सेवा के पात्र कम और बोझ ज़्यादा समझे जाते हैं। अपना इलाज खुद कराने की क्षमता रखें और अपने दुखों को ईश्वर या अपने हम उम्र दोस्तों से बांटें, बच्चों से नहीं। तीसरी और सबसे अहम बात, कभी भी बच्चों को यह न जताएं कि तुम ही मेरे बुढ़ापे का एकमात्र सहारा हो। ये वाक्य उन्हें ताकतवर और आपको लाचार बना देता है। उन्हें बताएं कि आप अपना ख्याल रख सकते हैं। जब वे देखेंगे कि आप उन पर निर्भर नहीं हैं तो वे आपका सम्मान करेंगे। निर्भरता तिरस्कार को जन्म देती है, जबकि आत्मनिर्भरता सम्मान को। अगर आप भी मेरी इस बात को सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम या सत्यमेव जयते जरूर लिखें। यह कहानी उन सभी माताओं पिताओं को समर्पित है जो आज भी अपने स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहे हैं। याद रखिएगा, आप किसी पर बोझ नहीं हैं, आप उस नींव के पत्थर हैं जिस पर परिवार की इमारत टिकी है। खुद को पहचानिए। अगर इस वीडियो ने आपको दिल को छू लिया हो तो जाते जाते ऐसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें। हो सकता है आपकी एक शेयर किसी सोई हुई औलाद को जगा दे या किसी हताश माता पिता के जीवन को नई उम्मीद दे दे। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानी और जीवन को बदलने वाली कहानियों के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन दबाना ना भूलें। हम जल्द ही मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।